नमस्कार साथियों। आगे बढ़ते हुए आज हम इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पॉलिसी एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो ब्रिटिश काल में थी उसको हम देखेंगे। आप लोग के प्यार ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने कोशिश कर रहा हूँ। रात में भी जगना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, बट मुझे मज़ा आ रहा है और मैं आशा करता हूँ कि अपनी सफलता के लिए आप भी एक्साइटेड होंगे और आपको भी मज़ा आ रहा होगा, जितना मुझसे ज़्यादा आ रहा होगा इनफैक्ट मज़ा। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो काफ़ी रिसोर्सेज कम थी, काफ़ी, और जॉब में होने के कारण टू द पॉइंट चीज़ें नहीं मिल पाती थी। किताब पढ़ना रिकमेंडेड है, बट कम समय हो तो टू द पॉइंट कोई बताए और हमारा फोकस ज़्यादा रहे। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने पे पता ही नहीं चलता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप वही पढ़े जो आपको एग्ज़ाम में 100 के ऊपर प्रीलिम्स में मार्क्स दिला सके। बाकी आपका ऑप्शनल है, बाकी मेंस में है, हम ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब हम मेंस की तैयारी करेंगे। जो हमारे मित्र, मैं तो यही कामना करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और हम सब मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस और प्रीलिम्स का, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स ही आपको रैंक दिलाता है, अपनी चोजन सर्विस दिलाता है। बट चलिए, अभी तो कम से कम प्रीलिम्स टारगेट करते हैं। फोकस रखिए, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ आप या तो एंटरटेनमेंट कर सकते हैं फिलहाल, और या तो एजुकेशन के साथ अपनी स्ट्रेटजी, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। कोई भी बहाना नहीं है, कोई भी बहाना नहीं है। मैं बहाने बनाना शुरू करूँ ना तो मैं आपको 50 ऐसे बहाने बता दूंगा जो आप बोलेंगे आपका कैसे हो गया सर, भगवान का करिश्मा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ये सब बात करेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम्स या हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा बताता रहूँगा, ताकि आपको लगे कि सिर्फ़ ये देख के कि ये बंदा क्वालीफ़ाई कर गया है और ये आज गाइड कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका रास्ता फूलों से भरा हुआ था। सबकी ज़िंदगी में अपनी एक लड़ाई चलती है। आपकी ज़िंदगी की लड़ाई क्या है, आप सबसे बेहतर जानते हैं। आप मेरे बारे में नहीं जानते। आप उतना ही जानते हैं जितना आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कभी अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी किसी को देख के नहीं सोचना चाहिए कि इसका हो गया, ही गॉट लकी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और ना मैं आपको देखूँगा कि आप में काबिलियत नहीं, आप में बहुत काबिलियत है। आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आपको पता है कि स्टीम इंजन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे नहीं चलती है और 213 पे चलती है। सिर्फ 1 डिग्री का अंतर होता है। वही अंतर है, दैट्स इट। कि मैं टेबल के इस साइड बैठा हुआ हूँ और टेबल के उस साइड आप बैठे हुए हैं, दैट्स इट। मैं एक अधिकारी हूँ और आप नहीं हैं, दैट्स इट। और कोई अंतर नहीं है आप में और मेरे में। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, बट हाँ, मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप की है जो इस एग्ज़ाम के लिए काम की है। वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं कोई विद्वान थोड़ी हूँ। मैं ना प्रोफ़ेसर हूँ, ना मैंने 50 किताबें लिखी हैं, ना मैं रिसर्चर हूँ। मैंने बस बीपीएससी को क्रैक करने का एक फ़ॉर्मूला डेवलप किया है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मैं इस प्रिंसिपल पे बिलीव करता हूँ कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज़ यूजुअल, जैसा आपने देखा होगा जब आप वो क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि यस, अगर आप मेरी बात सुन रहे होंगे तो आपका स्कोर अच्छा आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। वो 20 मिनट आपकी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट 20 मिनट थे, जो आपको एग्ज़ाम में पता चलेगा। जब वो आप 120 मिनट के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको याद आएगा कि यस, वो इतने सारे प्रैक्टिस जो मैंने किए हैं, एग्ज़ाम में आपको केक वॉक लगेगा, आप लकी हो जाएंगे एग्ज़ाम में। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत ज़्यादा लकी था भगवान की दया से कि मैं जिस एग्ज़ाम में बैठा, उस एग्ज़ाम में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए आए थे, मेरे पढ़े हुए आए थे, और पढ़े हुए भी उस टॉपिक से आए थे जिस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा था। अब आप क्या कहेंगे, क्या ये लक था? हर एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में मैं लकी हो गया, हर एग्ज़ाम में मेरा लक चमका। मेरी अपनी स्ट्रगल्स थी,
बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पेन पेपर लें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। कम से कम मेरे वीडियोस देख के, मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन को अटेंड करके आप नोट्स बनाएं। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर और क्वेश्चंस उसी में से देता हूँ, कुछ नई चीज़ें बताता हूँ, कुछ उसको कनेक्ट करके जीएस टॉपिक से ले लेता हूँ, करंट अफेयर से लेता हूँ। तो आप उसको देखिए। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना फोर्स लगा रहा हूँ कि आपको सफलता दिला सकूँ, तो आप अपनी सफलता के लिए तो मेहनत कीजिए, है ना? आप यही चाहते हैं ना, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। अदरवाइज ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंटेशन है ना, जिसमें एक बोरिंग सा इंसान अपने एग्जाम के बारे में बता रहा है। आप इससे अच्छा इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है, वो देख सकते हैं। बट आपने चूज किया है कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए। आप मुझसे गाइड ले रहे हैं तो अच्छे से लीजिए ना। या तो 0 कीजिए या तो 100 कीजिए, बीच में मत कीजिए। फिर बीच वालों का कुछ नहीं होता है ना? बीच वालों का कुछ नहीं मिलता है। आप जो करके आए हुए हैं उससे तो आपको जो मिला वो मिल गया। अब आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बने रहिए। मैं दिल से ये कामना करता हूँ कि आप नोट्स बनाएं, आप उसको रिवाइज करें, उसको रिवाइज करके आप क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठें। बिना, अगर मैं वीडियो डालता भी हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन में और आपको लगता है कि मैंने रिवीजन नहीं की है, तो कृपया करके अपने सक्सेस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए जाके वो वीडियोस फिर से देखें, नोट्स बनाएं। जब आपको लगे कि हाँ मैंने रिवाइज कर लिया है, फिर वो क्वेश्चन आंसर वीडियो को देखें और अपने आप को इवेलुएट करें। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर एकदम एग्जाम में जैसे करेंगे आप, वैसे कीजिए। क्योंकि वीडियो लेक्चर से सारे क्वेश्चंस नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ आपको, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। मैंने उसमें जीएस भी कवर किया है, बहुत सारी चीज़ कवर किया है जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम रेडी बनाने के लिए चाहिए, जो आपको प्रीलिम्स में 100 से ऊपर मार्क्स आएंगे। उसके लिए मैंने उसमें बहुत सारे इनपुट्स दिया है, उसको ग्रहण कीजिए ओपन माइंड से, खुले दिमाग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी फिलोसफी आपको याद है, कम पढ़ेंगे, ज़्यादा स्कोर करेंगे, एम करेंगे और फिर फायर कर देंगे। ठीक है, गोली निशाने पे ही लगेगी, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो इनिशियल पॉलिसीज़ के बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि 3 फेजेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म किसने डेवलप किया था? इसको आरपी दत्ता ने अपनी एक क्लासिक वर्क जिसका नाम इंडिया टुडे है, उसमें इन्होंने 3 फेजेस के बारे में बताया था। ये क्या है 3 फेज? पहले आपको पता है कि जब 1600 में जब वो आए और 1757 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी थे, जिनका मकसद था कि गुड्स का इधर उधर करना, प्रीशियस मेटल्स का इंडिया में लाना, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, यही सब काम था। प्योरली ट्रेडिंग करते थे। पर 1757 आपको पता है क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। फिर आपको ये भी पता है 1765, 1764, ये पुरानी वीडियोस में हमने देख लिया है। बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने 200 साल राज का दरवाजा खोल दिया उनके लिए। दीवानी राइट्स भी हमने देख लिया, सब हमने देख लिया कि कैसे कैसे उनका साम्राज्य बढ़ा। अब इस फेज में क्या हुआ? इस फेज में वो मोनोपोलाइज कर लिए ट्रेड को, अपना एकाधिकार ट्रेड पे कर लिए और डायरेक्ट इंडिया का प्लंडर शुरू कर दिया। क्योंकि इसके बाद उनको आ गया था गुस्सा। 1757 और 1764 की सफलता के बाद उनका हो गया था दिमाग खराब और वो चाहते थे पूरे इंडिया को जीत लेना, तो उन्होंने डायरेक्ट प्लंडर शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट फेज में, जो इंडस्ट्रियल फेज था। आपको पता है 1813 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जो कि अलाउ किया था कि वन वे फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स, रिजल्टिंग इन इंडियन मार्केट्स फ्लडेड विद चीप एंड मशीन मेड इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। सब चीज वहां से यहाँ आने लगा, यहाँ से कुछ नहीं जाता था। यहाँ से एक हैंकर चिप भी जाता था ना, तो 1 रुपए का अगर इंडिया में मिल रहा है तो ब्रिटेन में वो 1000 रुपए का मिलता था। और फिर भी अगर कोई इतना महंगा खरीद भी लेता वहां पे, तो उस पर फाइन लग जाता था। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि एक हैंकरचिप एक लेडी लेके जा रही थी, तो उसको फाइन लग गया क्योंकि वो इंडियन मेड था। इंडियन मेड सामान वहां नहीं जाना था, यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जाते थे, वहां बनते थे और वहां से इंडिया आते थे। सोचिए, इस फेज में ये सब हुआ। उसके बाद हम आते हैं 1860 एंड टिल इंडिपेंडेंस। इसको कहते हैं फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म। इसका एसेंस ये था कि इंडिया को एक मार्केट में तब्दील कर दिया जाए। यहाँ से सिर्फ सप्लाई होगा रॉ मटेरियल्स और वहां से फिनिश्ड गुड इंडिया में आएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? जो भी सुविधाएं देनी थी, जैसे रेल बनाना था, पोस्टल सिस्टम क्रिएट करना था, सब
इन्वेस्टमेंट गारंटीड इंटरेस्ट पे लाया, वहां से यहाँ लाके और अपना साम्राज्य फैलाया पैसे कमाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये 3 फेज क्यों हुआ। 3 फेज का क्या मतलब था? 3 फेज का यही मतलब था कि ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में क्या होता है? हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि चेंज क्यों हुआ और उन चेंज क्यों हुआ और उससे क्या हुआ और उन चेंज को लाने के लिए कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे। आखिर यही तो है हिस्ट्री, कि कोई चीज चेंज, हम वो चेंजेस को पढ़ते हैं कि पहले हम आम खाते थे, अब हम इमली खा रहे हैं, और आम से इमली तक जाने के लिए क्या प्रेरणा मिली। कुछ तो हुआ होगा कि लोगों ने आम खाना बंद किया और इमली पे आ गए। वो फैक्टर्स क्या थे? जैसे कि 1857 हम देखेंगे, रिवॉल्ट देखेंगे, या इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक कैसे चेंजेस हो रहा है हिस्ट्री में। एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स कैसे आए, क्यों एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा, ये चेंज हुआ, क्यों आना पड़ा, इन फैक्टर्स को पढ़ना ही तो हिस्ट्री है आखिर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबसे पहले इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस थ्योरी को किसने पहले बताया कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। इसको बताया था दादा भाई नौरोजी, जिनको हम प्यार से जानते हैं एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किस बुक में बताया था? अपनी एक बुक जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपना ही चीज है, जो इस देश की संपत्ति है, वो इस देश के लोगों के उपभोग के लिए नहीं रही और उसे बाहर भेज दिया गया। आप इसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा गटर जिसमें सामान डालो और वो इंग्लैंड में निकले। समझ रहे हैं? एक पाइपलाइन बना दिया इन्होंने भारत से ब्रिटेन तक कि इस पाइप में जो भी जाएगा वो ब्रिटेन में जाएगा। एक ड्रेन बना दिया। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? 1757। क्यों? क्योंकि इस समय चेंज हुआ। ठीक है, क्या चेंज हुआ? आपको याद है बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद 1765 इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी। कौन सी ट्रीटी हुई थी? याद कीजिए, पिछले लेक्चर्स में हमने इस पे काफी डिटेल किया है, क्वेश्चन आंसर सेशंस भी बनाए थे इस पे। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके बाद ही भारत का जो ये लूट खसोट जो चालू हुआ भारत में, इसी के बाद शुरू हो गया। इसने फ्लड गेट्स खोल दिया, बाढ़ आ गई पूरी लूटने खसोटने की। आपको पता है इसमें क्या हुआ था? दीवानी राइट्स मिल गया था। दीवानी राइट्स क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर और सिविल केसेस डिसाइड करने का अधिकार मिल गया था इसके थ्रू। किस रीजन में? तो आपको पता है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये कॉम्बाइंड होती थी, जिसका नाम क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे। अब जब आप बिहार का नाम आ रहा है तो इसको पावर ऑफ कनेक्टेड स्टडीज भी इसमें हम देख सकते हैं। ये आपके जीएस के लिए आपको यही स्टडीज से पढ़ना है कि जो चीज जहां आए उसको पढ़ ले, ताकि वो पहाड़ ना लगे। अलग से पढ़ने के लिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि हाँ आप बिहार पढ़ के आ जाए, तो आपको लगेगा अरे बिहार भी पढ़ना पड़ेगा, क्या बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में ऑब्वियसली जानना है। बट हाँ, मान लीजिए लेबनान में विस्फोट हुआ, मैं आपको बिना किसी टॉपिक बताए हुए बोलूं कि हाँ आप जाइए और लेबनान के बारे में पढ़ लीजिए, तो आप भी बोलेंगे क्यों मैं पढ़ लूं लेबनान के बारे में। एग्जैक्टली, आप एकदम सही पूछ रहे हैं। पर मैं जब आपको कंटेक्स्ट बता रहा हूँ कि रिसेंट एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, आपको उसके बारे में जानना होगा, तो आपको लेबनान के बारे में जानने में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। तो उसी तरह से अगर ये रीजन आ रहा है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इस रीजन में दीवानी राइट्स मिली थी जिसमें बिहार का नाम आ रहा है, तो आपको बिहार से रिलेटेड चीजें जाननी होंगी। यही एक मौका मिला है, ये इंटरेस्टिंग मौका है। इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इसी तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। कोई भी टॉपिक आए उसके बारे में थोड़ा सा इधर उधर विकिपीडिया से या कहीं से भी गूगल करके आप पढ़ लें। मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट हाँ अगर आप भी अपनी लेवल पे कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसी टॉपिक आती हैं, तो आप भी इस तरह से पढ़ें। जैसे कि बिहार आया तो मैं पूछूंगा आपसे बिहार दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं, क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था, ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, जिसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी वीडियो में डिस्कस करके आपको बताता हूँ। हुआ क्या था? 22 मार्च 1912 में बिहार और उड़ीसा जो बंगाल प्रेसिडेंसी के पार्ट हुए थे, वहां से आउट होके बिहार और उड़ीसा एक कॉम्बाइंड स्टेट बन गए थे। ठीक है,
क्योंकि और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश इंडिया में उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस। ठीक है, ये एक एफएक्यू हो जाएगा। अब इतना बताने के बाद अगर मैं पूछूं कि बिहार दिवस मनाया कब जाता है, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 मार्च है। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस साल नहीं मना पाए क्योंकि कोरोना के कारण। अब देखिए, नहीं मना पाए कोरोना के कारण, कोरोना इतना न्यूज में है, आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि वुहान क्या है, चाइना क्या है, स्पुतनिक 5 क्या है। अभी आज ही इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि स्पुतनिक 5 कोई चीज है, आपको बताना है स्पुतनिक 5 क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 22 मार्च 1912 में ये हो गया, तो आपको अभी दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, पर हम तो बिहार में रह रहे हैं, उड़ीसा तो है नहीं, तो बिहार और उड़ीसा भी सेपरेट हुआ होगा। कब हुआ सेपरेट? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है, अब आपको ध्यान में आएगा कि बिहार तो बन गया, पर अब झारखंड भी है, बिहार के नीचे है, तो अब झारखंड कब बना, है ना? तो आपको झारखंड का फॉर्मेशन डेट याद होना चाहिए कि 15 नवंबर 2000। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज देख ली, फेजेस ऑफ कॉलोनियल रूल देख लिया, तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश राज में जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मुख्यतः 3 हैं: परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट में हम पढ़ेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। प्लान किसने किया? जॉन सोर ने। या आप नोटबुक में अपने लिखते रहिएगा, ये पीपीटी मैं शेयर करूंगा, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप नोट्स ना बनाएं और पीपीटी के साथ। जब आप लिखते हैं तो मेरा ये मानना है कि वो आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर होती है। तो चीज़ें लिख के पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप हैफज़र्ड वे में पढ़ेंगे, जैसा आप पढ़ते आए हैं या फिर जैसा आप करते आए हैं, तो आपको हिस्ट्री टफ लगेगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। आपको सारे टॉपिक लगेंगे पहाड़, और आपको अन्नस आता रहेगा कि ये भी पढ़ना होगा, ये भी पढ़ना होगा, ये भी पढ़ना होगा, और आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे, आपका फोकस रहेगा नहीं। एग्जाम में सिली क्वेश्चन आएंगे कि परमानेंट सेटलमेंट का प्लान किसने तैयार किया था, तो आप बोलेंगे कॉर्नवालिस। जब मैं पूछूंगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आप बोलेंगे जॉन सोर। समझ रहे हैं? अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था और जॉन सोर ने क्या किया था। तो एग्जाम में इन्हीं छोटी छोटी मुद्दों पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि बीपीएससी है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनाती है। किस रीजन में हुआ था? तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको मैंने बताया कि कॉम्बाइंड बंगाल प्रेसिडेंसी थी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस, कुछ डिस्ट्रिक्ट जिसमें बनारस और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एम क्या था? इसमें जमींदारों को एज ऑनर्स ऑफ लैंड बना दिया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा उसके बाद। उनको 1/11 ऑफ द रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे रख सकते थे, बाकी 10/11 जो बचा वो एक फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट। क्यों परमानेंट? क्योंकि 10 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता था, ब्रिटिश का एक फिक्स शेयर हो गया, 10/11 ऑफ रेवेन्यू उनको मिलता था। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, रैयतवारी सिस्टम। किसने लाया? थॉमस मुनरो। आप ये नाम हमेशा याद रखेंगे। रेकमेंड किसने किया? चार्ल्स रीड ने। किस रीजन में? बॉम्बे, मद्रास एंड आसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनता है कि बेस्ड ऑन व्हाट। तो ये एक साइंटिफिक रेंट थ्योरी थी ऑफ किसकी? रिकार्डो की। रेंट थ्योरी थी रिकार्डो की, आप ये ध्यान में रखेंगे। एम क्या था? इसमें हुआ क्या था? डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड रेयत। रेयत जैसे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यूपीएससी भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, और बीपीएससी में आने की पूरी संभावना है कि रेयत टर्म किससे का क्या मतलब है। तो उसका मतलब जो कल्टीवेटर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि रेवेन्यू का बेसिस क्या होता था? रेवेन्यू का बेसिस होता है क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ क्रॉप। इसमें जैसा आप देख रहे होंगे, जब कल्टीवेटर के साथ डायरेक्ट सेटलमेंट हो रही है, रेवेन्यू की फिक्स हो रही है, तो उसमें कल्टीवेटर का जो पोजीशन होगा वो स्ट्रांग होगा। और जब गवर्नमेंट, क्योंकि सेटलमेंट
कल्टीवेटर के साथ कर रही है तो जमींदार गवर्नमेंट ही एक बड़ा जमींदार बन गया। और इसका घाटा क्या हुआ हम इंडियंस को कि उनके पास राइट टू इनहांस रेवेन्यू एट विल, जो भी वो चाहे बढ़ा सकते थे। और कल्टीवेटर्स का क्या हुआ, जब वो रेवेन्यू बढ़ा देंगे तो कल्टीवेटर्स को रेवेन्यू तो देना है ना, पर रेवेन्यू देंगे कहाँ से? अगर उनका फसल ही 100 रुपये का है और रेवेन्यू 110 का है तो जो डिफरेंस 10 रुपीज़ है वो मनी लेंडर से आएंगे। सो यहाँ ये कहानी शुरू हो जाती है मनी लेंडर्स की, है ना, जो फंस जाते थे उस जाल में। और आपको पता है लगान पे लगान, लगान पे लगान, है ना। तीसरा सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महलवारी सिस्टम, किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रीजन में किया? गंगा वैली NWFP, आप मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किन व्यक्ति को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपको ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान। इन्हें प्यार से सरहदी गांधी, फ्रंटियर गांधी जैसा मैंने बताया, बच्चा खां एवं बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है। एम क्या था? रेवेन्यू सेटलमेंट विद द महल। अब पूछा जा सकता है कि महल किस चीज को रेफर करता है? तो महल क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। इसमें विलेज कम्युनिटीज के एक साथ बैठकर सेटलमेंट किया जाता है। कॉमन ऑनरशिप, जिसे भाईचारा के नाम से पुकारा जाता था, वो मेंटेन किया जाता था। अब हमने देख तो लिया कि इतने सारे सिस्टम्स आए लैंड रेवेन्यू के, बट इनका इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट हुआ कि एक मार्केट इकोनॉमी आ गई, है ना। रेवेन्यू डायरेक्ट कलेक्ट होने लगा, रेवेन्यू बढ़ने लगा, और कैश पेमेंट प्रेफर होती थी। तो इससे क्या हुआ? मनी लेंडिंग एक्टिविटीज, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 10 रुपए का डिफरेंस बन गया तो वो उधार लेंगे, जो भी वहाँ पे जमींदार हैं या फिर मनी लेंडर हैं उनसे लेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा? रिच पुअर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है, और जो अमीर लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को, कि इसमें हर में प्रोविजन था, अगर आप पे नहीं कर पाएंगे, अगर आप लगान नहीं दे पाएंगे तो आपकी जमीन जब्त हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोर्ट चले जाएंगे। जैसे क्या हुआ? रिच पुअर डिवाइड हो गया। इसका एक ये भी इम्पैक्ट हुआ कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या हुआ कि उनको कमर्शियल क्रॉप्स उगाने पड़े, बट वो सॉइल के लिए अच्छे नहीं थे और किसानों के लिए भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनको अब फूड ग्रेन्स हाई प्राइस पे खरीदना पड़ता था, और इन कैश क्रॉप्स जिनको सोचे थे कि अच्छा पैसा देंगे, उनको वो कम में बेचना पड़ता था क्योंकि उनको लगान देना है। तो एक विशेष साइकिल जो चलने लगा कि इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ? पूरी रूरल इकोनॉमी जो थी, जो सोसाइटी थी, पूरा सेकेंड अप हो गई, पूरी हिल गई, क्योंकि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, ये लोग ट्रैप्ड हो गए। तो इसका इम्पैक्ट हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये वीडियो में समाप्त करता हूँ। इसमें हमने देख लिया कि फेजेस देख लिए कॉलोनियलिज्म के, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स देख लिया इंपॉर्टेंट, और उनके इम्पैक्ट देख लिए। अब अपनी सफलता के लिए जुड़े रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप जोड़ के चलेंगे। जैसे मैंने आपको बिहार दिवस के बारे में, जहाँ से बंगाल प्रेसिडेंसी का नाम आया, मैंने बिहार दिवस, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है, कब बिहार अलग हुआ, कब उड़ीसा से अलग हुआ, कब बंगाल से अलग हुआ, 22 मार्च क्या है, जैसे कि अगर इस साल तो बना नहीं, बट इनका थीम क्या होता है, ये इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आप अपनी सफलता के लिए बहुत ध्यान से नोट्स बनाएं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा उसमें जुड़े। बट उससे पहले आप इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। अगर आपके नोट्स नहीं बने तो आप नोट्स बनाएं, उसके बाद आपको मज़ा आएगा। चीज़ें जितनी इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतना आपको मेमोरी में जाएगा, और उतना आपको रिटेंशन पावर बढ़ेगी, और एग्जाम में उसका रंग दिखेगा। धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, अपनी सफलता के लिए। थैंक यू।